I got married in June. I went to the exams in June. I lost my father. I still went to the attempt. I had my baby. I still went to the attempt prior to that, and I qualified in that attempt. तो मैंने कहीं travel नहीं किया 2 साल. मैंने कोई एक्टिविटी इंजॉय नहीं की. बट देन दिस ईयर आई वेंट टू 3 different countries. कि अभी जून आएगा, अभी दिसंबर आएगा. और वो हम कहते होते थे सीएमए के देयर कम्स अ दिसंबर आफ्टर एवरी जून. आप बिल्कुल मजाक बन गए हैं. सब आपको कह रहे हैं अच्छा फिर तुम्हारा पेपर है, तुम अभी तक पास नहीं हुए. देखो मेरा बेटा तो 5 साल का हो गया, जब ये पैदा हुआ था तुम तब भी एग्जाम दे रहे थे. मैं उन बच्चों में से हूँ जो बहुत प्राउडली ये नहीं कह सकते कि जी हम फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, और जो उस तरह से एक इंस्पिरेशन नहीं है. लेकिन फॉर ऑल द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, आई थिंक माई स्टोरी इज़ एन इंस्पिरेशन. तो वो एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी या एक बहुत हैंडसम अमाउंट नहीं होती, लाइक 50, 60, 70. अब थोड़ी इन्फ्लेशन है तो 1 लाख होगी, 120 होगी. आप स्टार्ट इसी पे करते हैं. बट देन इट्स ऑन यू कि आप कितनी तेज़ी से उसको ग्रो कर सकते हैं. सो ये फोकस होना कि मेरे पास एक टाइटल हो एंड देन उससे जुड़ी हुई एक गाड़ी हो या एक बेनिफिट हो, वो ठीक नहीं है. क्योंकि वो लॉन्गर रन में आपका टाइटल आपको उतना रिवॉर्ड नहीं करता जितना आपका काम आपको रिवॉर्ड करता है. सही. अस्सलाम वालेकुम मिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी फॉर फीमेल कैसी होती है और आपके लिए जर्नी कैसी रही? आई थिंक इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी. बहुत बहुत अच्छा सफ़र था. थोड़ा लंबा था ऑफ कोर्स मेरे केस में, बट इट वॉज अमेजिंग. मैंने बहुत लर्न किया थ्रू आउट द प्रोसेस. एंड आई थिंक मैं उन बच्चों में से हूँ जो बहुत प्राउडली ये नहीं कह सकते कि जी हम फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, और जो उस तरह से एक इंस्पिरेशन नहीं है. लेकिन फॉर ऑल द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, आई थिंक माई स्टोरी इज़ एन इंस्पिरेशन. दैट दे कैन बिलीव इन देमसेल्व्स कि एक दिन दे विल क्वालिफाई, and they can qualify if they continue putting the effort. So मैंने स्टार्ट किया था सीए. उसके बाद मैंने अपने आर्टिकल्स किए पीडब्ल्यूसी से. सीए इंटर में तो इट वाज डन फेयरली. सीए फाइनल में बिकॉज आई कोट इंदिरा नूरी that everything is in conflict for women, their biological clock, their career. So there was a lot on my plate. So after PwC, I was left with exams. I joined BOP. I then went to PRA. I then worked with Nestle, and now I'm working with another MNC. So it was tough for me to manage my job, my study. But उसमें I think एक चीज़ जो मेरे में बहुत मैंने अपने आप को बहुत दफ़ा बताई थी, वो ये थी कि मैंने क्वालिफाई करना. और मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं छोड़ी सीए में. मैंने फाइनल और इंटर में आज तक कोई अटेम्प्ट मिस नहीं की. सो आई नो इट साउंड्स अ बिट मोर रिजिलियंट, बट आई थिंक कि वो एक चीज़ थी जिसने मुझे मोटिवेट किया. क्योंकि मेरी ज़िंदगी जून और दिसंबर में ही चल रही थी कि अभी जून आएगा, अभी दिसंबर आएगा. और वो हम कहते होते थे सीएमए के देयर कम्स अ दिसंबर आफ्टर एवरी जून. बट इट वाज नॉट द केस, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ों से भी गुजर रहे होते हैं, आप जॉब में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं. सो मुझे याद है कि जब मैं नेस्ले में थी तो मैं अपनी एनुअल लीव्स यूटिलाइज नहीं करती थी. मैं उसको सेव करती थी ताकि मैं एग्ज़ाम लीव्स ले सकूँ. सही. तो मैंने हर अटेम्प्ट दिया है, और एक आधे पेपर के साथ मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया. बट इवेंचुअली आई क्वालिफाइड, एंड आई हैड माई डॉटर इन द रिसेंट ईयर, एंड मैंने जॉब पे भी कोई गैप नहीं लिया. सो मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और स्पेशली ख़वातीन, क्योंकि वो बहुत ईजिली अपने करियर्स को गिव अप कर देती हैं वंस दे आर मैरिड, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरी सीए स्टूडेंट दैट यू कैन डू इट. नहीं हुआ अभी तक इसका मतलब नहीं है कि कभी नहीं होगा. और वंस हो जाएगा तो ये जर्नी मैटर ही नहीं करेगी, सही. वो एसीए मैटर करेगा. सो सब आई नो कि सब गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन सब गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होते. आप जो हैं उसको एक्सेप्ट करें एंड एम्ब्रेस इट एंड जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट. अच्छा मिस, मैं आपसे ना स्ट्रगल के बारे में जानना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग दिस जर्नी आपने स्ट्रगल कैसे की? लाइक सीए फाइनल के दौरान, जॉब के दौरान, आपकी मे बी शादी हुई, बच्चे हुए, तो फैमिली से हो, सोसाइटी से हो, वो स्ट्रगल बताइए. सो आई थिंक पहले मैं आपको अपनी सीए स्ट्रगल के बारे में बताऊंगी. सो मैंने पिछले साल क्वालिफाई किया, और मैं आई वाज स्टक विद माय एग्ज़ाम. और मैंने आर्टिकल्स के बाद कंटिन्यूसली जॉब की, एंड मैंने हर अटेम्प्ट दी. I appeared in every attempt I could appear. So there is no gap. I appeared in every attempt. So I got married in June. I went to the exams in June. I lost my father. I still went to the attempt. I had my baby.
I still went to the attempt prior to that, and I qualified in that attempt. So I think मैंने एक मेरे टीचर को भी से भी मेरी बात हुई थी, मैंने उनको भी बताया, and he said कि you know this is the best way कि आपने एटलीस्ट वो ट्रैक लूज़ नहीं किया। बहुत इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और सुनने में शायद इतना आसान लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपकी ऑफ कोर्स जब आपकी शादी होती है, आपके डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। फिर जब आप जॉब करते हैं एमएनसी में, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंज होती है। फिर आप उसके साथ एग्ज़ाम्स को मर्ज करना। सो मैंने जब मैं नेस्ले में जॉब कर रही थी, तो मैं छुट्टियाँ नहीं लेती थी। मैं सही। अपनी लीव्स को कलेक्ट करती थी, और मैं अपनी एग्ज़ाम लीव्स लेती थी, अपनी एनुअल लीव्स। सो मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया 2 साल, मैंने कोई एक्टिविटी एन्जॉय नहीं की। बट देन दिस ईयर आई वेंट टू 3 डिफरेंट कंट्रीज़, बिकॉज़ वो टाइम आया। वो टाइम आ जाता है, बट आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। बट वो जो एक टाइम है ना, द स्ट्रेस, बार-बार आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वो बुक खोल रहे हैं और आप फेल हो रहे हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि हर जून में फिर दिसंबर आएगा, और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं फिर वहीं पढ़ने लगा हूँ, और सब पास हो गए हैं, क्वालीफाई कर गए हैं, और मैं इतना पीछे रह गया हूँ। वो सेल्फ डाउट, वो सोसाइटल प्रेशर कि आप बिल्कुल मज़ाक बन गए हैं, सब आपको कह रहे हैं अच्छा फिर तुम्हारा पेपर है, तुम अभी तक पास नहीं हुए, देखो मेरा बेटा तो 5 साल का हो गया, जब ये पैदा हुआ था तुम तब भी एग्ज़ाम दे रहे थे। इट्स डिमीनिंग। आप यू लूज़ ट्रस्ट इन राइट। योरसेल्फ, यू टेल योरसेल्फ एवरी डे कि व्हाई एम आई सो इनकॉम्पिटेंट। बट बट प्रॉब्लम पता है क्या है? वो सब लोग जो इससे गुज़र रहे हैं, वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते ड्यू टू शेम। उनको लगता है कि अगर हम दूसरों को बताएँगे कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सब हमें जज करेंगे, और लोग करते भी हैं, व्हिच सही। इज़ अ रियलिटी। लेकिन चूँकि सीए में लोग बहुत कम हैं, दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी कि जहाँ पे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कलेक्ट हों, और वो एक दूसरे की खामियाँ एक दूसरे को बताएँ। सही। सो हालाँकि कहने वाले कहते हैं कि नाकाम बच्चे जब इकट्ठे होते हैं, वो और नाकाम हो जाते हैं। बट आई थिंक इट्स वाइस वर्सा, क्योंकि वो आपकी फीलिंग कोई क्वालिफाइड समझ ही नहीं सकता जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहेगा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तुम कर लोगे। लेकिन वो आपको पता है कि मैं हर अटेम्प्ट में कर रहा हूँ। राइट। अच्छा, आपको पूरा एक सिनेरियो आपके माइंड में चल रहा होता है, अच्छा मैं क्लास में कैसे जाऊँगा, मैं ऑनलाइन पढ़ूँगा, मैं कैसे लिंक करूँगा, अच्छा मैं जून में क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं कैसे एग्ज़ाम्स के लिए टाइम निकालूँ, मैं बॉस को क्या बोलूँगा। सो वो एक पूरी इट्स प्रॉपर लाइफ़, और आप अपनी, अगर आई थिंक इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू सीए, तो आप कुछ और नहीं कर सकते। मेंटली आप बड़े ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। राइट। अच्छा ये बताएँ कि जब आपने ये क्वालिफ़ाई किया, मैं एक्चुअली ये थोड़ा-सा डिफरेंट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव कि आप कहीं पे भी जॉब कर रही हैं, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइक कोई भी वुमन जॉब करती है, उसकी शादी होगी, बच्चे हो गए, तो मेबी घर वालों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, या इंटरनल भी फीलिंग आ सकती है कि अभी मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? अगर मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं, वो ज़रूरियात मेरी पूरी कर रहे हैं, तो देन व्हाई शुड आई डू अ जॉब? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि फीमेल्स इसके साथ किस तरह से टैकल कर सकती हैं? आई थिंक ये तो बड़ी आपने लुक्रेटिव बात की है कि हस्बैंड कमा रहे हैं तो, बट आई थिंक कि दिस इज़ अ थॉट प्रोसेस दैट वी नीड टू ब्रेक। सक्सेस शुड नॉट बी लिंक्ड विद मनी, इट शुड बी लिंक्ड विद सेल्फ एश्योरेंस। आप अगर बहुत सारी हम ख़वातीन को देखते हैं जो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद देमसेल्व्स, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू से, बट योर अचीवमेंट इज ऑलवेज फॉर योर ओन सेल्फ। Like I can be happy for my husband if he's the CFO of a company as a wife, but I cannot enjoy that pride as my own self. So जब आप अपनी सक्सेस को लिंक कर देते हैं अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी अचीवमेंट से, तो आपका मोटिवेटर चेंज हो जाता है। और जब आपका मोटिवेटर पैसा नहीं होता ना, तो फिर आपके पास रोज़ एक नई मोटिवेशन होती है। सो आई थिंक फॉर ऑल द वुमेन जो जो समझती हैं कि बिल्कुल उनके हस्बैंड्स, so it's a very good if it works for them, if they have their motivator there, that's fine. But if just because अभी मुश्किल है, आप नहीं कर पा रही पर आप करना चाहती हैं, so my idea is और my ask is कि आप उसको कंटिन्यू रखें। आप उसको थोड़ा 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 करती रहें, जितना भी कर सकती हैं, बट वो आप उस प्रोफेशन से इन टच रहें, आप क्वालिफाई करने की कोशिश करती रहें, रादर देन कि आप उसको बिल्कुल स्टॉप कर दें। अच्छा, ये बताएँ कि आपने बताया कि पीडब्ल्यूसी अपने आर्टिकल्स किए, उसके बाद आपने बैंक ऑफ पंजाब में जॉब की, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में आपने जॉब की, देन मल्टीनेशनल एक जॉइन की और उसके बाद एक और आपने जॉब स्विच की।
इस ड्यूरेशन में ठीक है, एक सक्सेस भी इम्पोर्टेंट होती है, बट सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस की नज़र में, मेरी नज़र में है, वो मॉनेटरी बेनिफिट है हम्म। आज के टाइम में। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्टिकल्स के बाद मॉनेटरी टर्म्स की बात करें तो इस फील्ड ने आपको कितना कैसे रिवॉर्ड किया? I think ये तो it is a very public thing that CA is a very rewarding field. हाँ, And yes it is. But sometimes आपको थोड़ा सा, क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में आप एंटर करते हैं, बिकॉज हाँ, PwC तो आर्टिकल्स हैं, उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी या एक बहुत हैंडसम अमाउंट नहीं होती, लाइक 50 60 70। अब थोड़ी इन्फ्लेशन है तो 1 लाख होगी, 120 होगी, आप स्टार्ट इसी पे करते हैं। बट देन इट्स ऑन यू कि आप कितनी तेज़ी से उसको ग्रो कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं CAB और बाकी फील्ड्स में भी, पोजीशन पे फोकस ना करें, हाँ, टाइटल पे फोकस ना करें कि मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मैं डिप्टी मैनेजर हूँ, मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ। हाँ, इस पे फोकस करें कि आपका क्वांटम ऑफ वर्क क्या, आप उसको कहाँ जाके किस तरह से यूज़ कर सकेंगे। सो लेट्स से कि कोई अगर कंपनी बहुत मीडियम स्केल है तो वहाँ पे आप हो सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रोलर, लेकिन हो सकता है किसी MNC में आपके इक्विवेलेंट वो काम कोई असिस्टेंट कर रहा हो। हाँ, सो ये फोकस होना कि मेरे पास एक टाइटल हो एंड देन उससे जुड़ी हुई एक गाड़ी हो या सही, एक बेनिफिट हो, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो लॉन्गर रन में आपका टाइटल आपको उतना रिवॉर्ड नहीं करता जितना आपका काम आपको रिवॉर्ड करता है। सही, सो फॉर एग्जांपल एक सैप कंसल्टेंट है, उसको मेरे से ज़्यादा शायद सैप आती हो, है वो कंसल्टेंट और मैं शायद नहीं हूँ, लेकिन उसका क्वांटम ऑफ वर्क मेरे से बेहतर होगा। सो वही बात है कि मनी को लिंक ना करें सिर्फ टाइटल से, क्वांटम ऑफ वर्क से। ऑफ कोर्स बहुत ग्रोथ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, एवरीथिंग इज़ फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है, उसमें बहुत मॉनेटरी बेनिफिट है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है ग्रो करने में। सही। अच्छा ये बताएँ कि आपने आफ्टर आर्टिकल्स बैंक को जॉइन किया, तो आपने आर्टिकल्स में आपकी एक्सपर्टीज़ क्या थी? किन फ़ील्ड्स में आपने काम किया? और उसके बाद बैंकिंग क्या आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड थी? और वहाँ पे आपने किस नेचर का काम किया? फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आर्टिकल्स में, मेरे मोस्टली आर्टिकल्स ऑडिट के थे। हुँ, उसके बाद मैंने जब बैंक को ज्वाइन किया तो मैंने कंप्लाइंस डिपार्टमेंट में एज कंप्लाइंस एसोसिएट ज्वाइन किया, और मैं ज़्यादा देख रही थी स्टेट बैंक की कंप्लाइंस। सो यस, मुझे कुछ अरसे बाद खुद भी आई रियलाइज्ड कि शायद स्टेट बैंक की, जो सेम बात मैंने आपको कही, कि शायद मैं ये कंप्लाइंस कहीं पे इतनी यूज़ ना कर पाऊँ। हालांकि बैंकिंग में के बड़े बेनिफिट्स हैं, आपके पास बड़े लोन्स की ऑप्शन होती है, आपके पास बड़ी यंगर एज में यू कैन हैव अ कार, यू कैन हैव अ हाउस, एंड वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बीइंग अ वुमेन बड़ी लुक्रेटिव होती है। राइट। लेकिन मुझे भी लगा कि ये एक्सपीरियंस शायद स्टेट बैंक की कंप्लाइंस का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मेरे थोड़े बहुत काम तो आ जाए, लेकिन मैं शायद किसी बहुत बड़ी MNC को लीड ना कर पाऊँ इसकी वजह से। हाँ, किसी बैंक को शायद कर लूँ, वो मेरे उस टाइम पे गोल या डायमेंशन नहीं थी। सो आई थॉट कि मैं थोड़ा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस हुँ। लूँ, इसलिए मैंने स्विच किया अच्छा ये आफ्टर बताएँ 6 कि मंथ्स। आफ्टर आर्टिकल्स लोगों के गोल्स होते हैं कि मैंने ये करना है। हम्म। आपके माइंड में आफ्टर आर्टिकल्स क्या था कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है और उसके लिए आपके ये स्टेप्स होंगे? ऑनेस्टली आई थिंक कि बहुत ज़्यादा प्लान करने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें एज पर प्लान नहीं होती। हुँ, सो आफ्टर आर्टिकल्स एक रेस होती है सही। कि किसको कहाँ जॉब मिल रही है, किसकी कहाँ अलॉटमेंट हो रही है। मैंने ब्रेक लिया था, जैसे मेरे आर्टिकल्स ख़त्म हुए थे तो दिसंबर में अटेम्प्ट थी। सो मुझे उस टाइम पे मेरा गोल ये था कि मैं थोड़ा सा अब टैक्स पे फोकस करूँ, क्योंकि हुँ, मैंने ऑडिट किया हुआ था, मुझे टैक्स का एक्सपोजर नहीं था। तो मैंने फिर इसलिए एक टैक्स रिलेटेड जॉब PRA में की। हुँ। सो वो मुझे था कि मुझे टैक्स हो, ऑडिट हो, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग हो, प्लानिंग हो, ये सब रोल्स मैं करूँ ताकि मेरा ये जो CV ये डाइवर्सिफाइड हो। ये जो आपने पीआरए में जॉब की पंजाब हम्म। रेवेन्यू अथॉरिटी में, लाइक एक तो ये बताएं कि आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए? और जितना मुझे आइडिया है मे बी गवर्नमेंट सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए उतना ज़्यादा रिवार्ड नहीं हो। एक तो ये हम्म। बताएं कि वो आपके लिए फील्ड कैसी थी और क्या ये आप रिकमेंड करती हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए और ख़ास तौर पे ये टैक्सेशन वाली साइड पे? आई थिंक जॉब तो मुझे ऐसे मिली थी कि अप्लाई किया था मैंने, एक हुँ, एडवर्टाइजमेंट थी एक कोटा पे, और वुमेन कोटा नहीं था बाय द वे। हुँ, हुँ, लेकिन एक कोटा पे एक हायरिंग थी और एक इंटरव्यू का प्रोसेस था जिसमें टैक्सेशन वगैरह, टेस्ट वगैरह था। सो उसके बाद जॉब मुझे मिली थी। लेकिन गवर्नमेंट में आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि आप गवर्नमेंट, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का कल्चर बहुत अच्छा है। आई डोंट नो, देयर इज अ मिसकंसेप्शन, आई डोंट नो फॉर पब्लिक बट फॉर द एम्प्लॉयज इट्स वेरी गुड। हुँ,
बट सबको गवर्नमेंट में काम करना चाहिए, बिकॉज until unless you understand the basic bureaucracy of the country, you cannot work with them. हम्म, So why now everyone thinks that I know taxation? Because I have been a part of them. I have sat on every chair on the table now, so I know how the system works. So for that experience, CAs should definitely have that exposure. अच्छा कैसे सिस्टम वर्क करता है बताएं, लाइक पाकिस्तान के हम टैक्स सिस्टम को देखें तो जो कंपनीज पार्टनरशिप है, जो भी ऑलरेडी इंडिविजुअल्स जो भी टैक्स नेटवर्क में हैं, उन्हीं के ऊपर टैक्सेशन की बम्बार्डमेंट की जाती है। तो ये न्यू टैक्स बेस है उसको कैसे बढ़ाया जाए ये बताएं। लेट्स से अब अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करते हैं, उनके ऊपर आ गया जी आप ये चीज़ पाकिस्तान से बाहर से नहीं लेके आ सकते, इतनी लिमिट लगा दी गई, लाइक $1200 से जो भी प्लस चीज़ आएगी वो आपकी कमर्शियल आइटम समथिंग लाइक दैट किस तरह तस्वर की जाएगी। तो ये बताएं कि पीआरए ये जो ये प्रोविंशियल टैक्सेशन होती है, ये किस तरह से रोल प्ले कर रही है। लाइक टैक्स के टारगेट्स इतने इतने बड़े बड़े रख दिए जाते हैं, तो उनको अचीव करना उसके लिए तो टैक्स बेस को बढ़ाना पड़ता है। आई थिंक PRA तो इटसेल्फ खैर बहुत ही अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वो अपना टारगेट हमेशा सरपास ही करते हैं। लेकिन जो टैक्स नेट ओवरऑल अगर मैं इन जनरल बात करूं, आई थिंक बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी भी लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। बड़े मिनिमम लोग जो हैं वो टैक्स लिस्ट में हमारे पास आ रहे हैं। मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी टैक्सेशन किसी और पे है। विद होल्डिंग के बड़े रूल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद नॉन कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो सोर्स डाटा कभी आप CNIC को बेस बना सकते हैं, आई थिंक फ़ोन नंबर को बेस बना सकते हैं, बिकॉज सबके पास मोबाइल है। सो वो एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी अनअवॉइडेबल है, और सब अपनी सिम भी एक्टिवेट रखना चाहते हैं। उस पर कुछ अर्सा पहले एक उसका लिंकेज क्रिएट भी हुआ था, बट आई थिंक ये सब काम करने के लिए एक बड़ी वर्कफोर्स चाहिए, एक बड़ा आपको क्वांटम चाहिए, बड़ा बजट चाहिए। और टैक्स नेट पे काम ना होने की वजह से जो करंट टैक्स पेयर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, क्योंकि वही आपका टारगेट है, वो आपने 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है या 3 लोगों में। तो ऑफ कोर्स वो जब 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका क्वांटम बढ़ जाएगा। राइट। अच्छा अक्सर ना फीमेल्स के बारे में कहा जाता है कि इवन यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट ये परसेप्शन है कि क्या कि वो बिजनेस लीडर्स नहीं बन सकती, या किसी भी फील्ड में वो लीड उस तरह से नहीं कर सकती। किस तरह से एड्रेस करेंगे आप, और क्या प्रेशर आया भी सी इसके रिलेटेड? आई थिंक इस चीज़ का प्रेशर तो हमेशा रहता है। मैंने आज तक ऐसी कोई फील्ड नहीं सुनी सिवाय माँ होने के जिसमें हम ये समझते हो कि औरत ही बेहतर करती है। अगर आप शेफ़ की बात भी करें तो वो कहते हैं कि जी नहीं, मर्द बेहतर शेफ़ होते हैं। आप अकाउंटेंट की बात भी करें तो मर्द ज़्यादा रिलायबल होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जज करने वाली जो मेजॉरिटी है वो भी चूँकि मर्द हज़रात की है, तो वो अपने आप को ही सेलेक्ट करती है। CA में भी अराउंड 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट फीमेल हैं और 9000 मेल हैं। सो आप प्रोपोर्शन देख लें कि वो कितना ऑफसेट है। सो ऊपर आपकी मैनेजरियल पोजीशन पे जब लड़के बैठे होते हैं तो दे थिंक के मेन आर गुड लीडर्स, एंड दे आर गिवन द प्रायोरिटी। एंड ऑफ कोर्स जब आपके जूनियर भी मैन होते हैं तो दे आर नॉट वेरी सबऑर्डिनेटिंग। इट इज़ अ रियलिटी कि वुमेन आर नॉट, they are not good drivers, they are not good accountants, they're only good mothers. But it's not the case. It's not the case. I think it is a judgment that we need to break. राइट। अच्छा मेल्स हजरात की बात करें या फीमेल की बात करें तो अर्निंग वाइज भी एक मोटिवेशन होती है, क्योंकि इस फील्ड में कहा जाता है कि बहुत रिवार्डिंग है फीमेल्स के लिए, और ख़ास तौर पे आपके लिए किस तरह से रिवार्डिंग रही? राइट आफ्टर आर्टिकल्स आपने BOP की ज्वाइन किया, और या वहाँ से लेके अभी तक का सफ़र कैसे रहा? आई थिंक मैंने BOP जब ज्वाइन किया था तो मेरी फर्स्ट सैलरी वाज अराउंड आई एम जस्ट टेलिंग इन अप्रॉक्सिमेट वाज 50K. So of course now I've grown times of it. So yes, there is a lot of growth in CA. आपको आप monetary benefit तो है, there is no denial in that. और I think हर profession में है अगर आप उसमें sufficient effort करें। बट CA का थोड़ा ये है क्योंकि वो scarcity of resources है, quantity कम है, एक अच्छा प्रोफेशन है, तो इसलिए उसमें वो monetary benefit है। सो डेफिनेटली है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे 5-6 साल लगे होंगे। आप इससे पहले ग्रो कर सकते हैं अगर आप इससे ज़्यादा एडवेंचर्स को एक्सपोज करना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सेफ प्रोफेशन। अच्छा ये पीआरए के बारे में ये मैं जानना चाहता हूँ। एक तो लेट्स से अगर हम प्रोविंशियल टैक्स की बात करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाएं, एक 5% है, एक 16% है। चलें एक तो ये डिफरेंस हो गया, कार्ड के थ्रू आप पे करें तो 5% है। लेकिन ये बताएं कि क्या ऐसी भी आपको सिचुएशन देखने को मिलती है कि जो रेस्टोरेंट टैक्स ले रहे हो, आवाम से टैक्स ले रहे हो, चाहे वो कार्ड है या कैश है, बट आगे वो उसकी अथॉरिटीज़ को वो सबमिट ही नहीं हो रहा? देखिए, विदाउट नेमिंग एनीवन, ऑफ कोर्स हर तरह का सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करता है। जो POS इंट्रोड्यूस हुए थे इनवॉइसिंग, वो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुई थी कि वो लिंकेज हो सके। और ऐसे भी बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जो आपने भी विजिट किए होंगे
जहाँ पे अभी भी पीआरए लग भी नहीं रहा और वो बड़ी मेन लोकेशंस पे बैठे हुए हैं। तो येस ऑफ कोर्स नॉन कंप्लाइंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी वी आर टैक्स अवॉइडेंट, बिकॉज हम ऑफ कोर्स वो एक देयर इज़ अ रीज़न कि हमें उस तरह का बेनिफिट नहीं ड्राइव होता, तो हम सोचते हैं कि टैक्स देने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक अवॉइडेंट मेंटालिटी तो हमारी है, जिसको जहाँ से भी कोशिश होती है टैक्स बच जाए वो बचा लेता है। तो चूँकि बिजनेसमैन उस तरह से रेगुलेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू आई वुड से एमएनसी या एम्प्लॉई, तो ऑफ कोर्स उसके पास एरिया है, तो फिर वो वहाँ से लूप होल्स निकालता है। राइट। अच्छा ये बताएं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपने जॉब की और इसके बाद फिर आपने मल्टीनेशनल को ज्वाइन किया। पहले बैंकिंग में कर ली, कंप्लायंसेस, फिर टैक्स को समझ लिया, फिर मल्टीनेशनल में कौन सी फील्ड में गई और इसकी रीज़न क्या थी मल्टीनेशनल को ज्वाइन करने की? सो नेस्ले जब मैंने ज्वाइन की थी तो वो मैंने टैक्स में ही की थी, और मैंने एमएनसी की टैक्स कंप्लायंस नहीं देखी थी। सो सही। मैंने उस उनकी मैं टैक्स कंप्लायंस देखती थी। सो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर था। फिर अभी जो मैंने एमएनसी रिसेंटली ज्वाइन किया, यहाँ पे मैं ज़्यादा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ट्रेजरी और टैक्स देखती हूँ। सो उसकी रीज़न यही थी कि मुझे एक तो टैक्स स्पेसिफिक एक्सपोजर से थोड़ा सा, अभी ये जॉब मैंने इसलिए स्विच की थी कि वो बहुत टैक्स स्पेसिफिक एक्सपोजर था, और गवर्नमेंट मैंने इसलिए स्विच की थी बिकॉज government is a pool for the CSS officers more. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंडस्ट्री इज़ अ सेपरेट थिंग। सो उस तरह का एक रूट होना या एक प्रमोशनल पाथवे होना, वो आई थिंक सीएस के लिए पॉसिबल नहीं था गवर्नमेंट जॉब में उस टाइम पे, तो सही। नहीं था। आई होप के बन गया हो। सो वो एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव आई थॉट के पीआरए में मिसिंग है। एंड देन सिर्फ टैक्स, एक टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उस जॉब को देखना और फिर देने एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को लेना। सो आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ द बिजनेस वर्क्स। सो ये मल्टीनेशनल में एक और बात होती है कि आप पार्टनर की एक टर्म यूज होती है, लाइक उसको आप कैसे बताएंगे और वहाँ पे क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रोल प्ले कर रहे हैं? So I think chartered accountants are undoubtedly, the linkage between different functions. So I'll just give you a small example कि एक सीए को ये पता होता है कि इस मार्केटिंग एक्सपेंस से मेरा पीएनएल कैसे हिट होगा, लेकिन मार्केटिंग को नहीं पता होता कि मेरा पीएनएल हिट होगा, मेरी सेल ऊपर नीचे जा रही है, मेरा टैक्स का इम्पैक्ट आएगा। सो इसीलिए अब आप अगर देखें तो फाइनेंस बिजनेस पार्टनर में सीएस बहुत ज़्यादा हैं, प्लानिंग में सीएस बहुत ज़्यादा हैं, इवन इन अनरिलेटेड फील्ड्स में भी सीए जाना शुरू किया, क्योंकि जिसको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है और जो मॉनेटरी टर्म्स में रिलेट कर पा रहा है एक्सपेंस को या किसी भी कैंपेन को, वो आई थिंक इट सबसे ज़्यादा यूज़ बिजनेस के लिए। और टैक्स का इम्पैक्ट पाकिस्तान में समझना बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर कोई भी चीज़ फंक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्ट हैं, 5 अथॉरिटीज़ हैं आपकी, सर्विसेज अलग हैं, गुड्स अलग हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो आई थिंक सीएस को वहाँ पे थोड़ा एज मिल जाता है, बिकॉज उनको इन सारी चीज़ों की बड़ी अच्छी कॉम्पिटेंट नॉलेज होती है। अच्छा ये बताएं कि आपने अभी तक जॉब ही की, क्वालिफिकेशन भी आपकी हो गई, आपने ये नहीं प्लान किया कि चले मेरे पास अभी कंप्लायंस का नॉलेज भी आ गया, टैक्स भी आ गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आ गई, व्हाई नॉट स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस? बिल्कुल, आई थिंक एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जब इंसान को लगता है कि मैं मैं अपना बॉस खुद बनना चाहता हूँ। मेरी शायद वो अभी आई नहीं है। सही। तो इसलिए आई स्टिल वांट टू वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशंस, आई वांट टू लर्न द बिजनेस, बिकॉज यस ये अपनी कंसल्टेंसी में इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन, बट करंटली आई थिंक आई एम मोर फिट इनटू द ग्रोइंग इंडस्ट्री। राइट। चलिए मिस, थैंक यू सो मच कि थैंक आपने यू बहुत सो डिटेल मच। में गाइड किया। थैंक यू सो मच।